खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज के हेडलाइंस के साथ। लॉटरी निकाल वार्डों में तय किया आरक्षण और दावेदारों की रही निगाहें। मिनी सचिवालय में अलवर नगर निगम के 65 वार्डों की निकली लॉटरी। नए परिसीमन के अनुसार होगा निर्वाचन। स्कूल बस की टक्कर से गंभीर घायल युवक ने इलाज नहीं मिलने पर तोड़ा दम। गुरगचका गांव के पास हुआ हादसा। एक ही रात में 3 घरों से 60 लाख के नकदी जेवर किए पार। थानागाजी के राजपुरा जागीर गांव में हुई चोरियां। वहीं संजय नगर से शातिर ने फिर पार की बाइक और युवक को कुल्हाड़ियों से गंभीर घायल कर लूटा मोबाइल। भिवाड़ी के बनवण गांव में हुई वारदात। और अब खबरों की चर्चा विस्तार से। अलवर सहित प्रदेश भर के निकायों के वार्डों का आरक्षण सोमवार को लॉटरी निकालकर तय कर दिया गया। अलवर नगर निगम चेयरमैन का पद हाल ही में अनारक्षित महिला श्रेणी में आया था। वहीं अब वार्डों में आरक्षण की लॉटरी मिनी सचिवालय में कलेक्टर आर्तिका शुक्ला और अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में निकाली गई। 50 के बजाय अब नगर निगम में कुल 65 वार्ड हैं। इनके परिसीमन की सीमाएं भी तय की जा चुकी हैं। वहीं वार्ड लॉटरी में 13 सीट अनारक्षित महिला के लिए रिजर्व की गई, यानी किसी भी वर्ग से कोई भी महिला चुनाव लड़ सकती है। ओबीसी के 13 वार्ड हैं, जिनमें से 4 ओबीसी महिला हैं। एसटी के 2 वार्ड में से 1 एसटी महिला है। एससी के 12 वार्ड हैं, जिनमें से 4 एससी महिला के लिए आरक्षित वार्ड हैं। 13 वार्ड अनारक्षित महिला के लिए रिजर्व किए गए। शेष 25 वार्ड अनारक्षित ओपन है। लॉटरी के दौरान अलग अलग पार्टियों के करीब 100 से अधिक लोग मिनी सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुंचे। आरक्षण को देखें तो वार्ड 1 से 3 जनरल, वार्ड 4 एससी महिला, 5 एससी, 6 एवं 7 जनरल, 8 एससी, 9 जनरल, 10 एससी महिला और वार्ड 11 एससी के लिए आरक्षित है। इसी तरह 12 जनरल, 13 जनरल महिला, 14 जनरल, 15 एससी महिला, 16 एवं 17 ओबीसी, 18 और 19 जनरल, 20 एवं 21 जनरल महिला सहित 22 एवं 23 जनरल वार्ड हैं। साथ ही 24 और 25 जनरल महिला, 26 एससी, 27 जनरल महिला, 28 ओबीसी, 29 एसटी, 30 ओबीसी सहित 31 से 33 जनरल वार्ड होंगे। उधर वार्ड 34 ओबीसी महिला, 35 ओबीसी, 36 जनरल, 37 एसटी महिला, 38 ओबीसी, 39 जनरल महिला, 40 एससी महिला सहित 41 से 44 एससी के लिए हैं। वहीं वार्ड 45 जनरल महिला, 46 ओबीसी, 47 ओबीसी महिला, 48 जनरल महिला, 49 जनरल, 50 जनरल महिला, 51 ओबीसी, 52 एवं 53 जनरल, 54 ओबीसी महिला और वार्ड 55 जनरल महिला के लिए हैं। साथ ही वार्ड संख्या 56 से 58 जनरल, 59 जनरल महिला, 60 ओबीसी, 61 जनरल महिला, 62 ओबीसी महिला एवं वार्ड 63 से 65 जनरल के लिए आरक्षित रहेंगे। इस दौरान कठूमर के बीजेपी के विधायक रमेश खींची ने अलवर कलेक्टर से कहा कि कठूमर खेड़ली के वार्डों की लॉटरी नहीं निकाली जाए। वजह यह है कि अभी वहां से मिली आपत्तियों का समाधान नहीं हो सका है। इस पर कलेक्टर ने कहा कि इसे आखिरी में देख लिया जाएगा। उधर अलवर परिक्षेत्र की 11 नगर पालिकाओं में भी वार्डों का आरक्षण तय हुआ है। वहीं वार्डों की संख्या बढ़ाकर 65 करने और परिसीमन में कई इलाकों को जोड़ने या घटाने के चलते कई दावेदारों के समीकरण गड़बड़ाएंगे। वहीं वार्डों की बढ़ी हुई संख्या को देखें तो अधिकांश वार्डों के क्षेत्रफल में घटाव या बढ़ाने से नए वार्ड सृजित हुए हैं, लेकिन ऐसे इलाके भी हैं जिनमें नए क्षेत्र जोड़े गए हैं। बतौर उदाहरण पूर्व में अपनागर शालीमार का अधिकांश हिस्सा नगर निगम के बजाय पंचायत में आता था, जो अब वार्ड 64 में आ गया है। इसी तरह वार्ड 65 में बहरोड रोड के कुछ नए इलाके शामिल हैं। गौरतलब है कि अलवर निगम मेयर के लिए 13 अगस्त को ही लॉटरी निकल चुकी है। अलवर में इस बार अनारक्षित महिला मेयर का पद है, यानी किसी भी वर्ग की महिला मेयर बन सकती है। ऐसे में अनेक पुरुष दावेदारों ने अपनी महिला परिजन को चुनाव लड़ाने की तैयारी शुरू कर दी है। और वहीं अलवर नगर निगम में नियुक्ति पत्र मिलने के बावजूद कर्मचारियों को ज्वाइनिंग नहीं मिलने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है।
सोमवार को कर्मचारियों ने नगर निगम परिसर में विरोध जताते हुए जल्द नियुक्ति देने की मांग की। कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें नियुक्ति पत्र तो जारी कर दिए गए, लेकिन इसके बाद उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कर्मचारियों के मुताबिक उनके पास नियुक्ति से संबंधित सभी जरूरी दस्तावेज मौजूद हैं, इसके बावजूद प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई जा रही। कर्मचारी संजय ने बताया कि वे लगातार अपनी नियुक्ति के लिए अधिकारियों के पास जा रहे हैं, लेकिन अभी तक समाधान नहीं हुआ है। वहीं अन्य कर्मचारियों का कहना है कि नियुक्ति पत्र मिलने के बाद भी उन्हें कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी जा रही। गौरतलब है कि वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने भी इस मामले को लेकर धरना दिया था, जिसके बाद 5 कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र दिलाए गए थे। अब कर्मचारियों की मांग है कि बाकी पात्र अभ्यर्थियों को भी जल्द नियुक्ति पत्र और ज्वाइनिंग दी जाए। इन्हें जल्दी निकाय एवं पंचायत आचार संहिता लागू होने का डर भी सता रहा है। ये प्रशासन ही नहीं ध्यान दे रहा है, जबकि 5 आदमियों के नियुक्ति पत्र जारी हो गए हैं, तो कम से कम उनको तो चढ़ा है। हाँ, जो नहीं, बाकी ये 329 का मामला है पूरा। अब ये जल्दी से जल्दी इस पर ध्यान दे तो फिर आचार संहिता लगने वाली है। क्या लगता है कि विधायक जी ने जो उस दिन माहौल रहा, विधायक जी को विरोध करना पड़ा, तो क्या मंत्री जी को स्वयं दोबारा से इस पे हस्तक्षेप करना पड़ेगा? नहीं, ऐसा है, अभी तो उनने आदेश के जो उनकी पालना हो रही है, लेकिन पूर्ण तरीके से नहीं मान रहे अभी। नगर परिषद की स्थिति बहुत खराब है। यहाँ पे हमको कोई नियुक्ति पत्र मिला है, लेकिन उसकी कोई तवज्जो नहीं है। धक्के खा रहे हैं हम डॉक्यूमेंट्स लेके। यहाँ कोई फॉर्मेलिटी आप पूरी करते हैं? सारी फॉर्मेलिटी पूरी है मेरे पास। पुलिस वेरिफिकेशन, मेडिकल, चरित्र प्रमाण पत्र सब कुछ कंप्लीट है, उसके बावजूद हम धक्के खा रहे हैं इधर। अच्छा, आपको जो नियुक्ति पत्र दिया, औरों को भी नियुक्ति पत्र मिलना बाकी है, तो क्या लग रहा है कि रवैया जो है अभी कहीं ना कहीं प्रशासन का रवैया बिल्कुल ढीला है। बाइक और निजी स्कूल बस की भिड़ंत में 35 वर्षीय बाइक सवार की मौत हो गई। हादसे में गंभीर घायल करण धानक को परिजन उपचार के लिए बीबी रानी अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन वहां चिकित्सक मौजूद नहीं होने के कारण समय पर उपचार नहीं हो सका। कोटकासिम थाना क्षेत्र के बीबी रानी चौकी अंतर्गत गुरगचका गांव के समीप सोमवार सुबह यह हादसा हुआ है। जानकारी के अनुसार गुणासोर गांव निवासी करण धानक बाइक से मजदूरी के लिए जा रहा था। इसी दौरान गुरगचका गांव के समीप उसकी बाइक की भिड़ंत द्रोणाचार्य निजी स्कूल की बस से हो गई। हादसे में करण गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन उसे बीबी रानी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सक के नहीं मिलने से इलाज नहीं हो सका। परिजनों के अनुसार कंपाउंडर भी करण को रेफर नहीं कर पाया और करीब आधे घंटे तक 108 एम्बुलेंस का इंतजार करना पड़ा। इसके बाद परिजन निजी वाहन से करण को अलवर लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के पिता ने अस्पताल में आरोप लगाया है। करण के 3 बच्चे हैं और परिवार गम में डूबा हुआ है। उधर शव का सामान्य चिकित्सालय में पोस्टमार्टम करवाया गया है। एक्सीडेंट हुआ सर। कहाँ जा रहा था, किस काम के लिए? ये कहीं सुबह सुबह साहब काम के लिए चल रहा था, क्योंकि चढ़ाई चल रही थी मेरे, उसके लिए गया था। अब वो कहीं द्रोणाचार्य की बस में एक्सीडेंट हुआ है। कैसा नहीं हुआ, आगे से हुआ, पीछे हुआ। हाँ, ये बाइक पे सर। तो कौन सी स्कूल की बस ने टक्कर मारी? ये द्रोणाचार्य के सर। बस ने? हाँ, बस नहीं हुआ है सर। हाँ, ये डेली जाता है? नहीं, अब आज काम चल रहा चढ़ाई का, तो कोई काम से मतलब ये निकला था। हाँ, बेलदारी करे। बस आज तो मेरे घर में खुद में काम चल रहा था, मुझको सामान लेना। शादीशुदा है सब। वहाँ एक स्टाफ है, डॉक्टर एक तो बोले छुट्टी पे, वो पिताजी उताजी एक्सपायर हो गए, बताओ। दूसरों बोले डॉक्टर ज्वाइनिंग नहीं करी है। एम्बुलेंस के लिए बोला तो एम्बुलेंस बोलो जब तक डॉक्टर रेफर न करे जब तक एम्बुलेंस नहीं जाएगी। प्राइवेट से लेकर आप ये प्राइवेट से लेकर आए सर। कितनी देर लग गई इस मामले में डॉक्टर को ले जाना? उधर सर काफी कम से कम आध पौन घंटा से ज्यादा लग गया। इतने टाइम वहाँ लगा, इतने डॉक्टर मिला ही नहीं कोई भी नहीं था। कंपाउंडर से सर कुछ भी नहीं किया। एम्बुलेंस खड़ी थी, कोई सुविधा नहीं। एम्बुलेंस खड़ी थी वहाँ पर, कोई नहीं थे वहाँ पर। और भी मरीज बैठे होंगे? हाँ, बेरोन बैठे होंगे, हम ध्यान नहीं दिया। थाना गाजी के राजपुरा जागीर गांव में एक ही रात में 3 घरों से 60 लाख के जेवर नकदी पार हो गए। चोरों ने जितेंद्र कुमार शर्मा, बद्री प्रसाद शर्मा और दिनेश नरूका के घरों में घुसकर इसे अंजाम दिया। तीनों वारदातें 15 अगस्त की रात एक ही समय के आसपास हुई हैं। पीड़ितों के अनुसार चोर मकानों के पीछे से रोशनदान तोड़कर अंदर घुसे और कमरों में रखी अलमारी और बक्सों के ताले तोड़कर सामान ले गए। तीनों घरों से चोरी हुए सोने चांदी के जेवरात और नकदी की कुल कीमत करीब 60 लाख रुपए बताई जा रही है। जितेंद्र शर्मा के घर से चोर लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात के साथ 2.5 लाख रुपए से अधिक नकदी चोरी कर ले गए। वहीं बद्री प्रसाद शर्मा और दिनेश नरूका के घरों से लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात चोरी होने की बात सामने आई है। इसके चलते ग्रामीणों में आक्रोश है, वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है।
और वहीं अलवर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में स्टेशन के समीप स्थित संजय नगर में लगातार बाइक चोरी हो रही है। हाल ही में 13 अगस्त को भी अज्ञात चोर किराए के मकान के बाहर खड़ी बाइक सिर्फ 10 सेकंड में चोरी कर ले गए। पीड़ित ग्राम झालाटाला निवासी अजय मीना ने कोतवाली पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि उसकी बाइक संजय नगर रेलवे स्टेशन के पास D16 मकान के बाहर खड़ी थी। कुछ देर बाद लौटने के बाद बाइक गायब मिली। आसपास तलाश करने और लोगों से पूछताछ के बाद भी बाइक का कुछ पता नहीं चला। इसके बाद आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की गई, जिसमें 2 युवक बाइक चोरी करते दिखाई दिए। इन शातिरों की खुद की बाइक का नंबर भी सीसीटीवी में कैद हुआ है। ये संजय नगर में लगभग 8:30 बजे के समथिंग यहाँ बाइक खड़ी करके ऊपर हेलमेट लेने गया था वो, और आते ही देखा तो बाइक आए। फिर सामने कैमरा चेक किया पास वाले मकान में, तो कितने लोग दिख रहे हैं कैमरे में? 3 लोग दिख रहे हैं, 2 बाइक पे बैठे हैं, एक आके बाइक उठा के ले गया। पहले भी हुई है? पहले पिछली वाली गली में सुना था, अभी 10 एक दिन पहले वो दोपहर में हुई थी 2-2:30 बजे के समथिंग। क्या लगता है कौन लोग हो सकते हैं? कोई आइडिया नहीं, हम तो खुद बाहर से रहने वाले हैं। कहाँ के रहने अब आप पता लगो। मैं तो साला सर। अच्छा, तो रिपोर्ट करा दी थी इन्होंने? रिपोर्ट करवा दी थी उसी दिन। गौरतलब है कि संजय नगर कॉलोनी में बड़ी संख्या में किराए पर छात्र रहते हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि अक्सर किराएदारों का पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराया जाता। क्षेत्र में पूर्व में भी वाहन चोरी की वारदातें सामने आ चुकी हैं। भिवाड़ी यूआईटी फेज 3 थाना क्षेत्र के बनवन गांव में रविवार रात 21 वर्षीय युवक पर 1 दर्जन से अधिक लोगों ने लाठी और कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में युवक मुस्लिम गंभीर रूप से घायल हो गया। आरोपियों ने युवक को अधमरा हालत में छोड़ दिया और मौके से फरार हो गए। पीड़ित के अनुसार आरोपी उसका मोबाइल फोन भी ले गए। गंभीर रूप से घायल मुस्लिम को परिजनों ने उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उसे अलवर रेफर कर दिया। पीड़ित ने बताया कि करीब 8 महीने पहले गांव के ही कुछ लोगों से उसका विवाद हुआ था। आरोप है कि इसी पुरानी रंजिश के चलते आरोपियों ने रविवार रात उस पर हमला कर दिया। घटना के बाद पीड़ित पक्ष की ओर से भिवाड़ी थाने में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। पुलिस द्वारा आरोपियों की तलाश की जा रही है। झगड़ा हुआ था, मैं अपने खेत में से घर को आ रहा था, 10-15 लोगों ने जब पीटा था। कौन कौन लोग थे? सबीर था, सद्दाम था, जुनैद था, नाजिम था और भाई 5-6-7 मेहरबानी थी। किस बात को लेकर हुआ है? अब तो कोई बात नहीं थी, अब तो बस मैं आ ही रहा था चुपचाप ही। वो खेत में भी घर हमारा और गांव में भी घर, तो वहाँ आ रहा था। पहले क्या विवाद हुआ था? 7-8 महीने पहले हुआ था, हमारे आपस में हो रही थी। तो जब वो बीच में पंच बना था दिखाने के लिए, ऐसी फिर अब पीटा। क्या क्या हथियार थे उनके? लाठी थी, कहा चांटिया था और चैन वैन बांध रखी थी, मोटरसाइकिल चैन, लाठियां। खेरली पुलिस ने हत्या के प्रकरण में फरार 5,000 रुपए के आरोपी वीरेंद्र सिंह को पकड़ा है। वह दौसा जिले के मुंडावर थाना क्षेत्र का निवासी है। एसपी सुधीर चौधरी के अनुसार वरिष्ठ अधिकारियों के सुपरविजन में एसएचओ विजय कुमार चंदेल की टीम ने यह कार्रवाई की। साथ ही एक देसी कट्टा व चाकू बरामद किया गया है। आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों से पूछताछ जारी है। अलवर के राजकीय महिला चिकित्सालय में चिकित्सकीय लापरवाही के आरोप सामने आए हैं। गोविंदगढ़ निवासी एक गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा के बाद 11 अगस्त को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन कई दिनों तक डिलीवरी नहीं हुई। इसके बाद 17 अगस्त को जांच में गर्भस्थ शिशु की धड़कन नहीं मिलने और सोनोग्राफी में शिशु की मौत की पुष्टि होने पर परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया। वहीं अस्पताल प्रशासन ने मामले की जांच कराने की बात कही है। गोविंदगढ़ कस्बे में सीताराम मंदिर के समीप रहने वाले विशाल ने बताया कि वह अपनी पत्नी संतोष को 11 अगस्त को प्रसव पीड़ा होने पर राजकीय महिला चिकित्सालय लाया था। डॉक्टर ने पहले 13 अगस्त को डिलीवरी की संभावित तारीख बताई और सामान्य प्रसव की बात कहते हुए दवाइयां दी। विशाल का आरोप है कि बाद में प्रसव पीड़ा बंद हो गई, लेकिन इसके बावजूद डॉक्टर्स ने लगातार उन्हें यह कहकर आश्वस्त किया कि दर्द नहीं होने के कारण ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। 17 अगस्त को जब डॉक्टर ने संतोष की जांच की तो गर्भस्थ शिशु की धड़कन नहीं मिली। इसके बाद कराई गई सोनोग्राफी में शिशु की मौत की पुष्टि हुई।
यह जानकारी मिलते ही परिजन आक्रोशित हो गए और उन्होंने डॉक्टरों पर समय रहते इलाज और ऑपरेशन नहीं करने का आरोप लगाते हुए अस्पताल में हंगामा शुरू कर दिया। उधर अस्पताल प्रभारी डॉक्टर टेकचंद ने बताया कि महिला संतोष को 11 अगस्त को प्रसव पीड़ा के दौरान भर्ती किया गया था। उन्होंने कहा कि महिला को टाइफाइड की शिकायत भी थी, उसका रक्तचाप बढ़ा हुआ था और ऑपरेशन की तैयारी की जा रही थी। रविवार को ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर ने जांच की तो बच्चे की धड़कन नहीं मिली, जिसके बाद सोनोग्राफी कराई गई तो उसमें गर्भस्थ शिशु को मृत बताया गया। डॉक्टर टेकचंद ने कहा कि मामले की जांच कराई जा रही है और जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि किसी स्तर पर लापरवाही हुई है या नहीं। फिलहाल महिला का ऑपरेशन कर मृत शिशु को बाहर निकाला जाएगा और उसकी स्थिति सामान्य होने पर अस्पताल से छुट्टी दी जाएगी। मेरा नाम विशाल है। मेरी वाइफ संतोष 11 तारीख शाम को इस हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी। उसको लेबर पेन हुआ था, लेबर पेन मतलब पेन हुआ था पेट में, तो मैं उसको लेकर हॉस्पिटल आया और यहाँ पे उन्होंने एडमिट कर लिया। उसका डिलीवरी डेट था जो 9 महीने और 7 दिन का देते हैं, 13 तारीख का दिया हुआ था। 13 तारीख का डेट दिया था। उसके बाद 11 तारीख को एडमिट थी, 12 को एडमिट थी, 13 को भी एडमिट थी। उसके बाद उसका हमने बोला कि भाई उसका क्या सीन चल रहा है, तो कोई भी यहाँ पे अच्छे से जवाब नहीं देते हैं, कोई मतलब नहीं होता है इनको। पेशेंट को एक पेशेंट नहीं समझा जाता, जानवर समझा जाता है। कोई भी तरीके से कोई संतोषजनक जवाब नहीं होता है इन लोगों का यहाँ पे। उसके बाद उसका हमने बोला कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो रहा है तो ऑपरेट कीजिए, क्योंकि नॉर्मल के लिए उन्होंने ट्राई करते हैं कुछ दवाइयाँ देके कि नॉर्मल हो जाए, क्योंकि उसका पेन बंद हो गया था, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुआ उसका। उसके बाद हमने बोला कि सर ऑपरेशन के लिए ट्राई कर लीजिए अगर ऑपरेशन का है, तो उन्होंने हमको जवाब दिया है कि ऑपरेशन तो जब करेंगे कोई दिक्कत थोड़ी, परेशानी थोड़ी है, सब कुछ सही है, परेशानी होगी तो करेंगे ना। अब परेशानी ये हो चुकी है मेरे साथ कि मेरा बच्चा अब इस दुनिया में नहीं है, इनकी लापरवाही की वजह से। 13-14 तारीख के समथिंग जो डॉक्टर राउंड पे आए थे, उन्होंने बोला था कि सर ऑपरेट के लिए लिख दिया है, बाकी ऊपर से परमिशन लगेगी ऑपरेशन का, और ऑपरेट नहीं हुआ। आज तारीख 17 अगस्त है और आज मेरा बच्चा नहीं है, और अब मैं अपनी वाइफ को ऑपरेट करवा के अपने बच्चे को बाहर जो भी होता है लापरवाही करवा लीजिए। जी सर, लापरवाही सर पूरे स्टाफ की है इसमें, और सीनियर्स की सबसे बड़ी गलती है। जिम्मेदारी सीनियर्स की होती है, जूनियर्स क्या कर रहे हैं वो सीनियर्स का काम होता है देखने का। एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, सिटी का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है महिलाओं के लिए पूरे शहर का। आसपास के गाँवों में कोई भी दिक्कत आती है महिलाओं को, प्रेगनेंसी वाली महिलाओं को, गर्भवतियों को, तो यहीं आती है इस हॉस्पिटल में। अब यहाँ इतनी अगर लापरवाही है तो इस शहर के लोग कहाँ जाएंगे। इन लोगों ने अगर मुझे बोला होता कि सर हम नहीं संभाल पाएंगे केस को, तो मैं अपनी वाइफ को कहीं और लेके जाता, एडमिट रेफर करते, मुझे जयपुर रेफर करते। डॉक्टर कह रहे कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई दिक्कत थोड़ी है। मामला ये है कि पेशेंट संतोष वाइफ ऑफ विशाल यहाँ पे 11 तारीख की रात में एडमिट हुई थी। ठीक है, एडमिशन के समय पेशेंट को दर्द चल रहे थे और शुरुआत थी दर्द की, पेन की, पूरा ही टाइम था करीब करीब, और थोड़ा उसका बीपी हाई साइड में चल रहा था। बीच में उसको एक बार फीवर भी आया था, विडाल पॉजिटिव, मतलब टाइफाइड पॉजिटिव था उसका केस। अभी उसको डेली डॉक्टर जो ड्यूटी पे होते थे या राउंड पे होते थे, कॉल डॉक्टर उसको बार बार समय अनुसार जो रूटीन में चेक कर रहे थे, सब ठीक चल रहा था। और बीच में उसको एक बार ऑपरेशन सलाह भी दी थी और डिलीवरी कराने के लिए एक टैबलेट भी रखी थी। लेकिन आज जब सुबह ड्यूटी डॉक्टर ने देखा तो उसकी धड़कन नहीं सुनाई दे रही थी, तो सोनोग्राफी करा के देखी तो उसमें बच्चा डेड आया। क्या कारण रहे इसमें? कारण तो इसमें एक तो बीपी थोड़ा ज्यादा था, यही अभी कह सकते हैं, बाकी तो कारण तो निकल के आएगा जब भी। बीच में फीवर भी रहा, फीवर भी अपना आप में कारण हो सकता है। भर्ती जो है कितने दिन हो गए भर्ती हुए यहाँ पर? 11 तारीख की रात में भर्ती हुई है। 11 तारीख की रात में, तो डिलीवरी आज होने से पहले ही डिलीवरी के लिए वो चेक कर रहे थे तो उसमें धड़कन नहीं मिली, तो सोनोग्राफी कराई तो बच्चा उसमें मरता है। तो अब आगे की क्या प्रक्रिया आपके द्वारा की? आगे की अब इसको ऑपरेशन से डिलीवरी कराएंगे और पेशेंट को फ्री कर देंगे। सावन के तीसरे सोमवार को अलवर जिले सहित शहर के शिवालयों में बम बम भोले के जयकारे गूंजते रहे। मन्निकाबाड़ स्थित एकलिंग महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा भगवान शंकर की पूजा अर्चना कर अभिषेक किया गया। साथ ही महिलाओं ने भक्ति संगीत का कार्यक्रम आयोजित किया। मंदिर महंत पुष्कर नारायण त्रिवेदी ने बताया कि सावन के तीसरे सोमवार पर विशेष आयोजन किया गया है।
ये एकलिंग महादेव का मंदिर है, मुन्नी रोड स्थित है। आज सावन का तीसरा सोमवार है। सुबह 4 बजे से ही भक्त आ रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, सेवा पूजा कर रहे हैं। इस करने से सबके मनवांछित फल मिलता है, अपनी इच्छाएं जो है सब पूरी होती हैं। सुबह से तांता लग रहा है, शाम को भजन संध्या होगी, उसके बाद फिर वो प्रसाद बटेगा। आज का विशेष सोमवार को महिला संगीत भी होगा शाम को, और प्रसाद बटेगा। उधर त्रिपोलिया स्थित त्रिपोलेश्वर महादेव मंदिर में सावन मास की तृतीय सोमवार को भगवान भोलेनाथ के जयकारों के साथ पूजा अर्चना की गई। सुबह जल्दी ही बड़ी संख्या में भक्त यहां पहुंचने शुरू हो गए थे। त्रिपोलिया मंदिर से लेकर मुंशी बाजार तक भक्तों की लंबी कतार नजर आई। और वहीं सावन मास के अवसर पर अलवर के मोहल्ला सोनावा स्थित लंबेश्वर महादेव मंदिर में भंडारे का आयोजन रहा। रविवार रात्रि यहां फूल डोल संपन्न हुआ। कलाकारों ने अनेक भजन प्रस्तुत किए और भव्य सजावट की गई। साथ ही सुबह बाबा को भोग लगाकर प्रसाद वितरण हुआ। इस मौके पर हजारों की संख्या में भक्तों ने प्रसाद पाया। सैनी समाज की आम सभा की बैठक कटी घाटी स्थित होटल गोल्डन बाग में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता सेवानिवृत्त लेखाधिकारी रामपाल सैनी ने की। सैनी ने बताया कि बैठक में सामाजिक एकता पर चर्चा हुई। साथ ही नगर निगम एवं पंचायत चुनावों में समाज की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने को लेकर विचार प्रकट किए गए। इस मौके पर सैनी समाज विकास संस्थान का गठन कर सर्वसम्मति से रमेश सैनी को मनोनीत किया गया। इसके अलावा 11 अन्य सदस्य मनोनीत हुए हैं। इसी तरह संरक्षक मंडल में विजय सैनी, रामपाल सैनी और अनिल सैनी गब्बर शामिल किए गए हैं। बैठक में रामप्रसाद सैनी, भौरेलाल, बाबूलाल झारिया, जम्मनलाल, उप प्रधान महेश सैनी, कमल सैनी, हुक्माराम, दशरथ सैनी, फूलचंद, धनेन्द्र, रमेश चंद सैनी, एडवोकेट रामनिवास और घनश्याम सैनी, सुनील सैनी, पवन, मुकेश, पप्पूराम एवं विकास बबेरवाल आदि मौजूद रहे। आज सैनी समाज की एक आम सभा गोल्डन बाग में हुई, जिसमें बहुत सारे लोग सैनी समाज के शहर से और ग्रामीणों से आए और उसमें एक सैनी विकास संस्थान का जो गठन किया गया और उसमें कई मुद्दों पर बात की गई, जिसमें कुरीतियों पर, समाज की एकता पर और शिक्षा पर और राजनीतिक में हमारा ज़्यादा से ज़्यादा भागीदार किस तरह से मिले, ये इस बात पर भी समाज ने मंथन किया। और आगामी भी जो भी चुनाव आएंगे उसमें जो है हमारे समाज को ज़्यादा से ज़्यादा पार्टियों प्रतिनिधित्व मिले। कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले कर्मचारी नेताओं ने सोमवार को मिनी सचिवालय में मांग पत्र सौंपा। जिला कलेक्टर को प्रधानमंत्री के नाम 23 सूत्रीय मांग पत्र दिया गया है। इस दौरान मुन्नालाल शर्मा और पुष्पराज शर्मा सहित अनेक कर्मचारी नेता मौजूद रहे। पुष्पराज ने बताया कि संगठन ने वेतन विसंगतियां दूर कर केंद्र के समान वेतनमान लागू करने, कार्यरत एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आरजीएचएस के सभी लाभ और अप्रैल 2022 से पहले सेवानिवृत्त कर्मचारियों को ओपीएस के लाभ आदि मांगे रखी हैं। कर्मचारी नेताओं ने सरकार से सभी 23 मांगों पर शीघ्र सकारात्मक कार्रवाई की मांग की है। महेश चतुर्वेदी, भारतीय मजदूर संघ प्रदेश कार्यालय प्रमुख जो हूँ वो जयपुर से हूँ। क्या मांग है? हमारी 11 सूत्रीय मांग पत्र है, जिसमें विभिन्न मांगों को लेकर के पूरे भारतवर्ष में आज जो है वो आंदोलन किया जा रहा है। और इस आंदोलन के तहत हर एक जिला मुख्यालय पर जिला कलेक्टर द्वारा जो है प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा जा रहा है। हमारी बहुत सारी मांगे हैं। मिनिमम वेज जो है वो 30,000 किया जाए, ईपीएस की पेंशन जो है वो बढ़ाई जाए, वेतन सीमा बढ़ाई जाए और अपने को जितने भी सोशल सिक्योरिटीज हैं उनका लाभ मिले, जिससे कर्मचारी और आम आदमी जो है वो अपना जीवन यापन आराम पूर्वक कर सके। आज राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ की ओर से हम मुख्यमंत्री का नाम ज्ञापन दे रहे हैं, जो कि भारतीय मजदूर संघ के तत्वाधान में दिया जा रहा है। उसमें जो हमारी मुख्य मांगे हैं, सबसे प्रथम मांग तो हमारी वेतन विसंगति को लेकर के जो केंद्रीय समान हमारी मांग चल रही है। दूसरा ये है कि हमारे जो 2 अप्रैल 2022 से जो पहले सेवानिवृत्त हमारे कर्मचारी हो चुके हैं उन्हें ओपीएस का लाभ दिया जाए। और साथ ही महिला कार्मिक जो मैटरनिटी लीव पर जाती हैं तो जुलाई के दौरान जो इंक्रीमेंट लगता है वो नहीं लगता है उनका, क्योंकि 6 महीने गैप के अंदर उनका समय कार्यकाल होता है। तो हम चाहते हैं कि
जुलाई से उनका इंक्रीमेंट उनमें लगाया जाए। अलवर में नजर बगीची स्थित जिला मुख्यालय पर महिला छात्र अध्यापिकाओं के डीएलएड गाइड ग्रुप शिविर का सोमवार को समापन हो गया। इसमें गोविंदगढ़, बानसूर, चिकानी, थाना राजाजी और खेडली बीएसटीसी कॉलेजों की करीब 100 प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली प्रतिभागी बेगना शर्मा ने बताया कि बीएसटीसी करने वाले छात्र छात्राओं के लिए यह शिविर करना अनिवार्य होता है। यहाँ स्काउट गाइड के नियम और प्रतिज्ञा सहित अनेक उपयोगी बातें बताई गई। सर, मेरा नाम प्रेरणा शर्मा है फ्रॉम गोविंदम टीटी कॉलेज। क्या क्या सिखाया गया है, किस चीज का कैंप था यहाँ पर? सर, ये हमारा स्काउट गाइड का कैंप था जो हमारे कोर्स में कंपलसरी होता है। सर, जब हम फर्स्ट डे आए थे तो हमारे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वगैरह हुआ, झंडा हुआ, यहाँ पे हमें बहुत सारी चीजें सिखाई गई। जीवन में मतलब अभावों में किस तरीके से रहना है वो सब सिखाया गया। झंडा गीत सिखाया गया, प्रार्थना सिखाई गई और भी दैनिक कार्य सिखाए गए जो हम अपने जीवन में करते हैं। तो फिर आगे क्या बताया गया है? इसके बाद आप स्कूलों में जाएंगे तो किस तरह बच्चों को? सर, जब हम स्कूलों में जाएंगे तो वहाँ पे हमको जैसे यहाँ पे खेल सिखाए, छोटे बच्चों को क्लैपिंग सिखाई, बहुत सारे तरीके की व्यायाम सिखाए, BP6 सिखाए, तो वो सब हम अपने स्कूल में जाकर उन बच्चों को भी सिखाएंगे। सावन माह के तीसरे सोमवार एवं नाग पंचमी के अवसर पर नेहरू उद्यान विकास समिति द्वारा 11 पौधे लगाए गए। समिति सचिव एडवोकेट मोरध्वज चौधरी ने बताया कि पदाधिकारी किशन रस्तोगी और कुलदीप चौधरी के नेतृत्व में अशोक एवं हार सिंगार के पौधे लगाए गए हैं। इस दौरान संरक्षक एडवोकेट मानक चंद गुप्ता, अध्यक्ष कृष्ण कुमार खंडेलवाल, अशोक सरदाना, महेंद्र चौधरी, किशन रस्तोगी, लोकेश शर्मा, डॉक्टर गोपाल दास गुप्ता और एडवोकेट जितेंद्र गुप्ता मौजूद रहे। साथ ही नेहरू पार्क की सुरक्षा कर्मी, कालिका यूनिट से जुड़ी सुनीता फेरा और मंजू देवी के अलावा कर्मचारी दौलत राम एवं संता देवी उपस्थित रहे। समिति द्वारा विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से पिछले 5 वर्षों में 1231 पौधे लगाए गए हैं। पौधरोपण करने के बाद सभी ने उनमें नियमित पानी डालकर देखभाल करने का भी संकल्प लिया। श्री नेमिनाथ भगवान का जन्म एवं तप कल्याणक दिवस मंगलवार को मनेगा। साथ ही 19 अगस्त को भगवान पारसनाथ का मोक्ष कल्याणक महोत्सव मनाया जाएगा। अलवर के बीच का मोहल्ला स्थित श्री नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में इसी उपलक्ष्य में मंगलवार को श्री नेमिनाथ पूजन विधान का आयोजन रखा गया है। इसे विधानाचार्य पंडित संजय शास्त्री संपन्न करवाएंगे। कार्यक्रमों के अनुसार 18 अगस्त सुबह 6:30 बजे जिनाभिषेक, 7 बजे शांति धारा और 7:15 बजे महाराज श्री अभिनंदन सागर जी के मंगल प्रवचन होंगे। 7:45 बजे नित्य नियम पूजन एवं विधान प्रारंभ होगा। इसी तरह 19 अगस्त को जिनाभिषेक और शांति धारा एवं प्रवचनों के बाद सुबह 8 बजे निर्वाण लाडू चढ़ाया जाएगा। 8:15 बजे नित्य नियम पूजन एवं विधान प्रारंभ होगा। गौरतलब है कि यह मंदिर 250 वर्ष पुराना है और यहाँ संवत 1514 की प्राचीन प्रतिमाएं विराजमान है। मंदिर संयोजक मोहनलाल जैन के अनुसार भगवान नेमिनाथ जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर हैं। उन्होंने सभी से आयोजन में शरीक होकर धर्म लाभ प्राप्त करने की अपील की है। अलवर की राजेंद्र नगर विकास समिति के तहत नारी शक्ति द्वारा तीज पर्व का भव्य आयोजन किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पार्क में हुए कार्यक्रम में कॉलोनी की महिलाओं एवं बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में सज धजकर तीज पर्व की खुशियां मनाई। साथ ही पारंपरिक गीत, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां एवं विभिन्न मनोरंजक गतिविधियां आयोजित की गई। कार्यक्रम में स्नेहलता जैन, सीमा जैन, अंशु शर्मा, बबीता सैनी, बबीता गोपालिया और वंदना ठाकुर सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहीं। अंत में आयोजक स्नेहलता जैन की ओर से आभार व्यक्त किया गया। जरूरतमंदों को निरंतर भोजन उपलब्ध कराने के संकल्प के साथ कार्यरत हेल्प ऑल फाउंडेशन ने अपनी सेवा यात्रा के 700 दिन पूरे कर लिए हैं। कार्यक्रम में भाजपा किसान मोर्चा के संयोजक ईश भारद्वाज जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। साथ ही केक काटकर उत्सव मनाया गया। इस अवसर पर तिजारा विधायक बाबा बालकनाथ भी पहुंचे। उन्होंने भविष्य में भी सेवा कार्यों को निरंतर आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया। अलवर शहर में 2 दिवसीय त्योहार बाजार मेले का आयोजन गरिमामय ढंग से किया गया। जयकृष्ण क्लब बैंक्वेट में इसका उद्घाटन पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा और ICAI CIRC की अलवर शाखा मैनेजिंग कमेटी द्वारा किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत भक्ति मंडल द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुई। मेले में 50 से अधिक स्टॉल्स लगाए गए, जिनमें विभिन्न प्रकार के आकर्षक और उपयोगी उत्पादों की शानदार प्रदर्शनी देखने को मिली। इन स्टॉल्स पर रेजिन आर्ट, वुडन क्राफ्ट, साड़ियां, सूट, ज्वेलरी, किड्स वेयर, बच्चों के उपयोगी सामान, परफ्यूम्स, बैग, होम डेकोर और गार्डन डेकोर जैसी विविध वस्तुएं उपलब्ध थी। इसके अलावा फूड प्रेमियों के लिए विशेष रूप से टी स्टॉल्स भी आकर्षण का केंद्र बना रहा।
इस आयोजन में केवल खरीदारी ही नहीं बल्कि ज्ञान और संस्कृति का भी समावेश देखने को मिला। शांति का संदेश कार्यक्रम के माध्यम से जीवन की गहराइयों और सकारात्मक सोच के महत्व पर प्रकाश डाला गया। मेले में मनोरंजन और पारंपरिक गतिविधियों की भी व्यवस्था की गई थी। खास तौर पर महिलाओं और युवतियों के लिए मेहंदी और झूले की सुविधा ने तीज त्योहार की अनुभूति को जीवंत कर दिया। वहीं गायत्री की कुकिंग क्लास और सुधा जी द्वारा गोबर से उपयोगी वस्तुएं बनाने की तकनीक ने दर्शकों का दिल जीत लिया। कार्यक्रम के दौरान समाज सेवा और महिला सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न संगठनों और व्यक्तित्वों को सम्मानित भी किया गया। महावर नवशक्ति क्लब, जैन खंडेलवाल महिला मंडल, अंजना दीवान, दीपिका अग्रवाल, रेनू गोयल और अर्चना जैन और सुदेश सहित सभी अतिथियों को सम्मानित कर उनके योगदान को सराहा गया। वहीं त्योहार बाजार के आयोजकों ने सभी का आभार व्यक्त किया है। त्योहार मुझे सबसे अच्छा ये है कि त्योहार के टाइम पर आ रहे हैं और त्योहार से रिलेटेड सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल हैं और एक ही रूफ के नीचे हमको मतलब इतनी सारी वैरायटी और ये सब देखने को मिल रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ दूर दूर से आई हुई भी है, स्टॉल्स भी बाहर से भी आई है, सब बहुत अच्छा है। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए एटीएल टीवी। श्री श्याम श्रृंगार केंद्र, भोला तस्वीर वाला, बजाजा बाजार, जैन मंदिर के नीचे, अलवर। हमारे यहाँ उपलब्ध है सभी प्रकार की पोशाकें, स्टोन पोशाक, गुजराती पोशाक, स्टोन की माला और बांसुरी हमारे यहाँ कुशल कारीगरों द्वारा तैयार किए जाते हैं। आप सेवा का मौका अवश्य दें। श्री श्याम श्रृंगार केंद्र, भोला तस्वीर वाला, बजाजा बाजार, जैन मंदिर के नीचे, अलवर। संपर्क के लिए भोला तस्वीर वाला मोबाइल नंबर है 9251507196। कुणाल मोबाइल नंबर है 8955909829। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ग्राम पंचायत बगड़ राजपूत स्थित पशु चिकित्सा उप केंद्र में पशु उप निरीक्षक का अभाव है। इस गांव में पर्याप्त पशुधन है और बारिश के दिनों में बहुत से पशु बीमार भी हो रहे हैं। इसके अलावा अनेक पशुओं की जान जा चुकी है। ऐसे में नियुक्ति की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के प्रदेश सचिव जगन्नाथ गोयल के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया है। इस दौरान भोलाराम शर्मा और धर्मेंद्र गुप्ता आदि उपस्थित रहे। सावन के तीसरे सोमवार वैष्णव पंचमी पर कावड़ लेकर आए श्रद्धालुओं ने अभिषेक किया। बुर्जा स्थित जयराम दास जी की बगीची में इसी क्रम में यतेंद्र प्रधान द्वारा अभिषेक किया गया। साथ ही सहस्त्र धारा का आयोजन हुआ। इस दौरान भगवान शिव का अभिषेक 1008 कलशों से किया गया। इसके बाद हवन आरती और भंडारे का आयोजन रहा। जयराम दास जी की बगीची में 51 फुट ऊंची विशाल शिव प्रतिमा स्थित है। साथ ही अनेक प्रतिमाएं विराजित हैं। ग्राम बुर्जा में जयराम दास जी की बगीचे पर जहां पर 51 फुट की प्रतिमा शिव जी की विराजमान है, यहाँ पर 11 तारीख को कांवड़ियों द्वारा डाक कावड़ लाकर शिव जी का जलाभिषेक किया गया था। उसमें जो डाक कावड़ में गए थे यतेंद्र प्रधान, उनके पिताजी महेश प्रधान जी ने यहाँ पर आज शिव जी का अभिषेक और वो क्या बोलते थे सहस्त्र धारा का आयोजन कराया है।
सहस्त्रधारा का पूजन और आयोजन होने के बाद हवन पूजन हुआ है और हवन पूजन के बाद में प्रसादी वितरण का कार्यक्रम आज यहाँ बगीचे पर रखा गया है। अलवर के सांसद और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलवर आने एवं डेयरी प्लांट उद्घाटन समारोह में भाग लेने पर आभार जताया है। उन्होंने अलवर वासियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने ऐतिहासिक संख्या में पहुंचकर कार्यक्रम को सफल बनाया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि नए प्लांट से अलवर की सरस डेयरी का विकास होगा। केंद्रीय मंत्री यादव ने यह भी कहा है कि कांग्रेस मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रगीत को बीच में रोकने के लिए कहकर सोनिया गांधी ने वंदे मातरम का अपमान किया है। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी संसद को चलने नहीं दे रही क्योंकि उसकी सोच सकारात्मक नहीं है। और कोऑपरेटिव मंत्री माननीय अमित शाह जी और राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने आकर के न केवल अलवर के नए डेयरी प्लांट जिसकी लागत अभी 200 करोड़ रुपए है, 3 लाख लीटर की कैपेसिटी है, भविष्य में उसको 5 लाख लीटर की कैपेसिटी में हम करेंगे, उसका शिलान्यास किया। राजस्थान में 400 करोड़ के डेयरी कार्यों का उन्होंने आज शिलान्यास किया। नए केंद्रीय सहकारी बैंकों की 4 जिलों में घोषणा करी। कुल मिलाकर 11,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भी उन्होंने लोकार्पण किया। और मैं विशेष रूप से अलवर की सभी मेरे प्यारे परिवारजनों का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने सहकारिता क्षेत्र से डेयरी क्षेत्र के अलवर के सभी समाजों से आकर के और एक बहुत बड़ी संख्या में आकर अपना समर्थन व्यक्त किया और हम अलवर के विकास की यात्रा को आगे बढ़ाएं। उन्होंने कहा कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा लोकल बॉडी में। सांसद कांग्रेस को लेकर सर कल एक और खबर है, सोनिया गांधी पर आरोप लगाया है बीजेपी ने कि वंदे मातरम का अपमान किया, कंप्लेंट भी दी गई है बकायदा। आरोप नहीं लगाया तो सबने देखा ही कि किस प्रकार से जब देश में वंदे मातरम का गीत गाया जाता है, वंदे मातरम के गीत में भारत की माता के प्रति एक राष्ट्रभक्ति के विचार को, क्योंकि वंदे भारत ये एक गीत के ज़्यादा एक विचार है, राष्ट्रीयता का और राष्ट्रवाद का विचार है, जिस विचार के ऊपर आज़ादी का आंदोलन लड़ा गया, सेनानियों ने अपना बलिदान दिया और हम एक भारत को एक ऐसे उन्नतशील देश के रूप में बनाना चाहते हैं जो कल्याणकारी है, जो भारत जगत कल्याण के लिए कार्य करे। उसमें जो सोनिया जी ने जिस प्रकार से व्यवहार किया और जो वीडियो के फुटेज जाते हैं वो ये वंदे मातरम के प्रति असम्मान को दर्शाता है, इस बात को दर्शाता है कि कांग्रेस की जो मानसिकता है उस मानसिकता में राष्ट्रवाद बहुत एक तरीके से जो राष्ट्रवाद के प्रतीक है उसके प्रति उनको लेकर एक विशेष प्रकार का एक द्वेष भाव है। ये नहीं होना चाहिए और देश के कानून का, देश के राष्ट्रीय गीत का, राष्ट्रगान का सभी को सम्मान। उधर देश के गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के अलवर दौरे के दौरान जिले के कई वर्तमान और पूर्व विधायकों सहित अनेक नेताओं को उनसे मुलाकात का मौका मिला। साथ ही अमित शाह ने सभा से पहले अलवर की अनेक महिला पशुपालकों से भी मुलाकात की, साथ ही दूध का भुगतान आगामी समय में 7 दिन में दिलवाने का भरोसा दिलवाया। उधर केंद्रीय गृह मंत्री से स्वागत के दौरान मिलने वालों में पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह चौधरी, मामन सिंह यादव, जयराम जाटव, रामहेत यादव और बनवारी लाल सिंघल सहित पूर्व जिला अध्यक्ष पंडित धर्मवीर शर्मा शामिल थे। इन सभी ने शाह को गुलाब के फूल थमाए। साथ ही विधायक रमेश खींची, देवी सिंह शेखावत, कुलदीप धनखड़ और सुखवंत सिंह ने भी उनका अभिनंदन किया। मैं अभी आते आते भूपेंद्र जी ने अलवर की पशुपालक बहनों से मेरा मुलाकात कराया। शायद मीणा समाज की बहनें थी, बड़ी संतुष्ट थी, खुश थी, खुशी के गीत गाते थे। मैंने उनको पूछा कि दूध का पेमेंट कब मिलता है? उन्होंने कहा 15 दिन में मिलता है। मैंने कहा माई 1.5 साल में सरस डेयरी 7वें दिन पर तेरे अकाउंट में चेक डालेगी, ऐसी हम व्यवस्था करेंगे। सहकारिता मंत्रालय के माध्यम से देश के हर गांव को समृद्ध करने का हमारे प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है
और मुझे विश्वास है सहकारिता का जो मंत्र उन्होंने दिया है, सहकार से समृद्धि, इसको चरितार्थ करते हुए हम हर गांव को समृद्ध करेंगे। और वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अशोक कुमार सैनी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे पर करोड़ों की फिजूल खर्ची सहित पार्टी नेताओं की व्यर्थ में गिरफ्तारी के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि कोई बड़ी घोषणा भी नहीं की गई है। इसके अलावा सरस डेयरी का प्लांट जमीन को गिरवी रखकर लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि युवा और छात्र भाजपा के खिलाफ हैं और इसका असर आगामी समय में दिखाई देगा। ये पूरे अलवर के पूरे अलवर नहीं, पास के स्टेटों के भी लोग बाग आए थे, चाहे हरियाणा को हो, यूपी को, और पूरा राजस्थान तो था ही। इन्होंने रैली बीजेपी की नहीं थी, बीजेपी सरकार की थी, सरकार की तरफ से व्यवस्था की गई थी। सुनने में आ रहा है कि कहीं कोई 60 करोड़ बताता है, कोई 70 करोड़ बताता है, कोई 100 करोड़ बताता है, इतना खर्चा हुआ है। तो फिजूल का खर्चा पब्लिक अपना मानस बना चुकी है कि बीजेपी को अब की बार सरकार से बाहर निकालना है। वो मना चुकी है कि इनको सत्ता से बाहर करना है, चाहे अमित शाह आए, चाहे मोदी आए, चाहे कोई भी आए। कल अमित शाह जी आए, गृह मंत्री देश के, जो मोदी जी के बहुत नज़दीक है, बहुत सेकंड नंबर पर नेता आते हैं। उनसे बहुत अलवर की पब्लिक को बहुत उम्मीद थी कि वो कुछ दे के जाएंगे, लेकिन पब्लिक बहुत निराश हुई है, कुछ देख नहीं गया। और ये सफल बता रहे हैं क्या है कि सफल, जब अमित शाह जी आने से पहले ही आधी से पब्लिक तो जा चुकी थी, वापस इंतजार करके पता नहीं कितनी गर्मी में मर रहे हैं। आधे से पब्लिक तो वापस जाती हुई दिखा रहे हैं, टीवी पे दिखा रहे हैं वापस जाती हुई। तो ये कल की रैली कोई सफल नहीं है, ये तो सरकार ने जबरदस्ती अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी। उधर महासचिव सैनी के अनुसार अमित शाह से मिलने की मंशा रखने वाले कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार या हाउस अरेस्ट करना गलत है। महासचिव ने कहा कि कांग्रेस के पदाधिकारी केंद्रीय गृह मंत्री से मिलकर जंतर मंतर मामले पर सफाई मांगना चाहते थे। इसके अलावा अलवर की बदहाली को बताना चाहते थे, लेकिन मिलने का समय देने की बजाय अलवर के जिला प्रशासन ने कार्यकर्ताओं को नजरबंद और गिरफ्तार कर लिया। सैनी ने इसकी तुलना अंग्रेजों के जमाने से की है। तो 16 अगस्त को जिस तरह से देश के गृह मंत्री अमित शाह अलवर आए, इस दौरान कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया और कांग्रेस के लोगों को नजरबंद किया, कहीं गिरफ्तार किया, कई तरह के मामले हुए। आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं, क्या प्रतिक्रिया? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि ये तो बहुत अच्छी खुशी की बात थी कि भारत के गृह मंत्री हमारे अलवर शहर में आए थे। अलवर वासियों को, अलवर के सभी नेताओं को, बीजेपी के नेताओं को, सबको उम्मीद थी कि एक बहुत बड़ा नेता आ रहे हैं कि अलवर में कुछ सौगात दे के जाएगा, कुछ बजट दे के जाएगा, कुछ काम करके जाएगा। ऐसी उम्मीदें सभी लगाते हैं, लेकिन यहाँ उल्टा हुआ। हमारे कांग्रेस की जिला कांग्रेस कमेटी की कल बैठक थी। हमारे जिले के जो भी नेता बैठक में जाने के तैयार थे, 11 बजे के इत्तेफाक से 11 बजे का उनका आने का टाइम था। हमारे कुछ साथी ऐसे थे जो घरों से अपन निकल रहे थे, उनको घरों में वहीं कैद कर दिया। कुछ ऐसे थे कि जिला कांग्रेस कमेटी के बाहर निकल करके कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए बाहर निकले थे, उनको वहीं पे गिरफ्तार कर लिया। ये ऐसे गुलामी की तरह ऐसे क्यों? ये तो उन्होंने जब देश आज़ाद नहीं हुआ 1947 से पहले की याद दिला दी अंग्रेजों की। वो अंग्रेज इस तरह से करते थे, जहाँ है उनको वहीं कुचल दो, किसी को आगे मत बढ़ने दो। ये उनको अंग्रेजों की याद दिला रहे। ये तो हमारा देश को 21वीं सदी कहाँ ले जा रहे देश को, ये तो गुलामी की तरफ ले जा रहे हैं बीजेपी के नेता अमित शाह, चाहे नरेंद्र मोदी, ये तो गुलामी की तरफ ले जा रहे हैं। हमारा संविधान हमको ये अधिकार देता है कि हम हमारी बातों को शांतिपूर्ण तरीके से कहीं भी रख सकते हैं, कहीं भी हम शांति से धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं। ये हमारा देश में हमको संविधान हमको ये अधिकार देता है। लेकिन इन्होंने तो कुछ भी नहीं है, हमारे संविधान को तो खत्म करने पर तुले रहे। हमारे जो भी कार्यकर्ता, जो नेता थे, जो सड़कों पर चल रहे थे, उनको पकड़ लिया, कहीं किसी को रामगढ़ छोड़ दिया, किसी को वहाँ छोड़ दिया, वहाँ छोड़ दिया। ऐसे इतना क्यों डर रहे? कोई आदमी तो है, कोई ऐसा नहीं कि वह विरोधी पार्टियों से ज्ञापन लेने में क्यों डर रहे? सर, आपको लगता है कि नजरबंद जो किया गया है और जो गिरफ्तार किया गया है, कहीं न कहीं ये भाजपा में डर है गृह मंत्री को कि भाई उनको काले झंडे दिखा देंगे, उनका विरोध करेंगे? तो लगता है विपक्ष की आवाज दबाने का प्रयास है। नहीं, ऐसा क्यों सोच रहे हैं? वो कुछ काम करे ना। हम तो कोई झंडा, काले झंडा दिखाए, काम करे देश के लिए। जो घोषणा कर रहा है कि जो चुनाव के टाइम करने करे ना। हमारे को कोई शौक थोड़ी है। तुमको 5 साल के लिए जनता ने चुना है, 5 साल खूब राज करो। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों सोचते हैं कि काले झंडे दिखाएंगे, रुक करेंगे? तो इसका मतलब तुम्हें काम चोर हो, तुम काम नहीं करना चाहते, पब्लिक से जो वादा किया। सर, कांग्रेस के लोगों का कहना था कि जो दिल्ली में जंतर मंतर पर कार्रवाई की छात्रों को और युवाओं को, तो उस पर जो गोली चलाई कार्रवाई की, उसके लिए
अमित शाह जिम्मेदार हैं, तो उसके लिए जवाब दे और माफी मांगे। पर्टिकुलर अमित शाह कोई जिम्मेदार नहीं, गृह मंत्री जिम्मेदार है। गृह मंत्री आज अमित शाह है, इसलिए वो जिम्मेदार है। गृह मंत्री कोई भी होता वो जिम्मेदार था। आज की तारीख में गृह मंत्री अमित शाह बैठे हुए तो उसकी जिम्मेदारी है। क्यों बच्चों पर क्या मांग रहे थे बच्चे हमारे, जो उनको लाठीचार्ज करा, उनको गोली चलाई गई थी। स्टेट हाईवे 25 स्थित सुमेल स्टैंड पर मेहंदीपुर बालाजी जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए शीतल जल और शरबत की व्यवस्था सेवादारों द्वारा की जा रही है। शौर्य रेस्टोरेंट के राजेंद्र कुमार ने भी भक्तों के लिए इसी तरह का इंतजाम किया है। यहाँ उनके विश्राम की भी व्यवस्था है। मेहंदीपुर बालाजी पदयात्रा में जा रहे भक्त यहाँ पहुंचे और हनुमान जी के जयकारे लगाते हुए रवाना हो गए। सावन और भाद्रपद मास में पदयात्रा में जाने वाले श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहाँ से निकलते हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के आह्वान पर अलवर जिले के स्कूल एवं कॉलेज शिक्षकों ने विरोध जताया है। पदाधिकारियों के अनुसार केरल में आयोजित विद्यालय परीक्षा में ब्रिटिश शासनकाल का प्रश्न पूछा गया था। इस पर एक शिक्षक को निलंबित कर देने को लेकर वे विरोध जता रहे हैं। जिला अध्यक्ष कुंवर सिंह सहित रामानंद यादव के नेतृत्व में शिक्षक अलवर के मिनी सचिवालय के बाहर एकत्रित हुए। पदाधिकारियों ने कहा कि सावरकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, जिनके बारे में संबंधित प्रश्नावली का प्रश्न पूछा गया था, लेकिन प्रश्न तैयार करने वाली टीम से जुड़े शिक्षक गुरु प्रसाद को निलंबित कर दिया गया। ऐसे में उनकी बहाली की मांग की जा रही है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ राजस्थान विद्यालय शिक्षा जिला अलवर की शाखा है और केरल के कासरगोड जिले में जो एक गुरु है, गुरु प्रसाद जी शिक्षक हैं, उनको निलंबित किया गया है। एक सामाजिक विज्ञान क्लब स्वतंत्रता प्रश्नोत्तरी चल रही थी, उसमें एक प्रश्न आया था कि ब्रिटिश काल में ऐसे स्वतंत्रता सेनानी कौन से जिनको सबसे ज़्यादा बार सजा दी गई। स्वाभाविक है इसका उत्तर वीर दामोदर सावरकर जी थे और उसी को लेकर विवाद हुआ और केरल सरकार ने जो वहाँ के शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने बिना किसी जांच के शिक्षक को निलंबित कर दिया। ABRSM इसका विरोध करता है। ये सारा काम एक प्रक्रिया के तहत, संवैधानिक प्रक्रिया के तहत होना चाहिए था, जिसके तहत जांच होनी चाहिए थी और उसके बाद शिक्षक को निलंबित या जो भी प्रक्रिया आगे रहती वो करनी चाहिए थी। ऐसे शिक्षकों के साथ करना एक तरीके से गैर कानूनी है और ABRSM इसका विरोध करता है। और यदि आगे भी शिक्षक का निलंबन बहाल नहीं किया गया तो जैसा प्रदेश नेतृत्व से निर्देश प्राप्त होंगे उसके अनुसार जो अपना आंदोलन आगे किया जाएगा। मालाखेड़ा के नगर पालिका बनने के बाद पहली बार अध्यक्ष का चुनाव होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी आर्तिका शुक्ला ने राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के पालन में 20 वार्डों के आरक्षण की लॉटरी का निर्धारण किया। लॉटरी प्रक्रिया के दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर योगेश कुमार और अन्य प्रशासनिक स्टाफ उपस्थित रहे। वार्डवार आरक्षण को देखा जाए तो वार्ड 1 OBC, वार्ड 2 ST, वार्ड 3 सामान्य महिला, वार्ड 4 SC महिला, वार्ड 5 SC, वार्ड 6 सामान्य, वार्ड 7 ST, वार्ड 8 OBC महिला, वार्ड 9 सामान्य और वार्ड 10 सामान्य महिला के लिए आरक्षित हैं। इसी तरह वार्ड 11 SC, वार्ड 12 सामान्य महिला, वार्ड 13 सामान्य, वार्ड 14 OBC, वार्ड 15 OBC, वार्ड 16 सामान्य, वार्ड 17 ST महिला, वार्ड 18 से 20 सामान्य वर्ग के लिए रहेंगे। लॉटरी निकालने के दौरान भाजपा मंडल अध्यक्ष विशाल साहू एवं पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष अशोक तिवारी भी उपस्थित रहे। हालांकि अन्य प्रमुख दलों का कोई प्रतिनिधि मौजूद नहीं था। नई नगर पालिका बनी है, 20 वार्ड है, राज लॉटरी निकली है, क्या कहना है? मालाखेड़ा में पहली बार नगर पालिका के चुनाव होने जा रहे हैं, जिसकी जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में लॉटरी निकाली गई है वार्डों की। वो बहुत ही पारदर्शी तरीके से और बहुत ईमानदारी से एक कांच के पात्र में, पारदर्शी पात्र में ये लॉटरी प्रक्रिया संपन्न हुई, जिसमें सभी हम लोग मौजूद थे। मालाखेड़ा नगर पालिका का सृजन कांग्रेस शासन में हुआ। उस समय सभापति वहाँ पर हिम्मत सिंह रहे, उसके बाद में प्रशासक ने कर दिया, लेकिन अब नए सिरे से वहाँ चुनाव होना है, पहली बार चुनाव होने जा रहे हैं और अलवर जिला कलेक्टर, अलवर जिला निर्वाचन अधिकारी आर्तिका शुक्ला ने पारदर्शी पूर्ण तरीके से लॉटरी निकाली है। 20 वार्ड है, उसमें SC है, ST है, OBC है, जनरल है, सभी के वार्ड। लेकिन अब मैं पूछना चाहूंगा, यहाँ भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष हैं, वो लॉटरी के दौरान मौजूद रहे, लेकिन कांग्रेस से किसी भी वर्ग का कोई वहाँ पर नुमाइंदा मौजूद नहीं था, कांग्रेस के पदाधिकारी हो या कोई नेता हो। अब हम जानना चाहेंगे, अशोक जी से बताएं आप।
बताएं अशोक जी। आज जो कलेक्ट्रेट में जो मालखेड़ा नगर पालिका की जो लॉटरी निकली है वार्डों की, पारदर्शिता से निकली है। हमारे बीजेपी में उत्साह है, हमारे बीजेपी के मंडल अध्यक्ष और मैं स्वयं उसमें उपस्थित हुए, लेकिन कांग्रेस की तरफ से हमें वहाँ कोई नजर नहीं आया। इसका मतलब समझे? इसका मतलब है समझो कि अब की बार मालाखेड़ा में बीजेपी का बोर्ड बनने जा रहा है, क्योंकि हमारी जो राजस्थान सरकार है उसने विकास किया है। और ये जो कांग्रेस के टाइम में नगर पालिका बनी, लेकिन ये बनी जैसे नहीं बनी थी, क्योंकि उस समय इनको कोई बजट आवंटित नहीं हुआ था। इसलिए जो पंचायत में जो विकास हुए थे उससे भी कम विकास नगर पालिका में हो पाए थे। अभी हमारे यहाँ पर हमारी सरकार ने कर्मचारियों को भी स्थापित किया है, और अब चुनाव के बाद हम अगर भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर चेयरमैन बनेगा तो निश्चित रूप से मालाखेड़ा का विकास करवाएंगे। आपने कहा 2 साल से सरकार है केंद्र की यहाँ, और 3 साल अब होने को है बीजेपी की राजस्थान सरकार को, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं जिनकी पहले चलती थी उनको पट्टे आबादी में मिल गए, बहुत से लोगों की फाइल जमा है उनको पट्टे नहीं मिल रहे, और कस्बे में दुर्दशा है, सफाई की भी है, सड़क की भी है। आप देखो सड़क टूटी पड़ी है, मेला आ रहा है भरतरी का, इस पर क्या कहेंगे फिर आप? देखो, हमारी जो सरकार जब आई है उसके बाद हमने मालाखेड़ा के बारे में पूरी जानकारी ली थी कि हमारे यहाँ से जो राजस्थान सरकार है उसने विकास के लिए जो पैसे भेजे थे, हमने छोटे मोटे जो काम थे, छोटी मोटी जो सड़कें थी उनका हमने निर्माण किया। SBI के सामने यहाँ पर पानी भरता था, उसमें हमने निर्माण किया, और नगर पालिका के बाहर हमने जो पार्क था उसको भी सफाई की और उसको उसकी बिल्डिंग उसकी वो बनवाई, बाउंड्री बनवाई। तो हम विकास पे लगे हुए हैं। निश्चित रूप से हमारे पास समय नहीं मिल पाया था, और ये हमारी योजना है कि निश्चित रूप से हम हमारा जो चुनाव के बाद जो हमारा जो भी प्रतिनिधि यहाँ पर जीत का आएगा तो उसके द्वारा हम विकास करवाएंगे। अब देखना है कि नगर पालिका में किसका बोर्ड बनता है। जैसा ये कह रहे हैं भाजपा का बनेगा। अब वहाँ विकास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत पिछड़ा हुआ है नगर पालिका क्षेत्र मालाखेड़ा। तो हम चाहेंगे अधिक से अधिक बजट आए, कस्बे का विकास हो, जाति पाति धर्म और पार्टी से अलग हटकर इसका चहुमुखी विकास हो। हम यही चाहते हैं। मैं अवधेश सिंह ATL न्यूज़ अलवर से। और वहीं खैरतल नगर परिषद चुनाव को लेकर जिला कलेक्टर सभागार में कलेक्टर अतुल प्रकाश की मौजूदगी में 45 वार्डों के लिए लॉटरी निकाली गई। इस मौके पर किशनगढ़ बास विधायक दीपचंद खैरिया और अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिवपाल जाट भी मौजूद रहे। सामान्य वार्डों की संख्या 15 है। इनमें वार्ड नंबर 2, 6, 12, 13, 18, 20, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38 और 44 शामिल हैं। सामान्य महिला के 8 वार्ड हैं, जिनमें 7, 8, 17, 25, 26, 33, 42 एवं 43 शामिल हैं। ओबीसी के लिए वार्ड 4, 5, 15, 16 और 30 आरक्षित हुए हैं। इसी तरह ओबीसी महिला वार्ड 14 और 21 होंगे। एससी के लिए कुल 10 वार्डों में वार्ड नंबर 1, 3, 10, 19, 22, 24, 27, 28, 39 और 45 रहेंगे। एससी महिला के लिए वार्ड 9, 11, 23, 40 और 41 को आरक्षित किया गया है। सावन के महीने में भोले बाबा की भक्ति में श्रद्धालु कांवड़ यात्रा कर रहे हैं। इसी क्रम में कोटपुतली क्षेत्र से आई महिला श्रद्धालुओं ने नलदेश्वर धार्मिक स्थल से 11 कांवड़ उठाई। महिलाओं ने विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद पैदल कांवड़ यात्रा शुरू की। महिला कांवड़ियों ने बताया कि वे सुबह जल्दी नलदेश्वर पहुंची और यहां पूजा अर्चना कर 11 कांवड़ उठाई हैं। वे कांवड़ को पैदल लेकर राजनौता क्षेत्र पहुंचेंगी और गांव के मंदिर में भोले बाबा का जलाभिषेक कर पूजा अर्चना करेंगी। इस दौरान भोले बाबा के जयकारे गूंजते रहे। उठाइए, कितने दिनों में पहुंचोगे? डाकिया वैसे आज ही पहुंच जाएंगे। आज कब उठाइए? कितनी देर? अभी उठाइए सुबह 8:30 बजे। कितने घंटे? 9 बजे। 9:15 बजे। कितने घंटे? शाम तक पहुंचेंगे। शाम तक पहुंच जाएंगे, रात को 9। बताओ जी, कहाँ से कार्ड उठाइए? नलदेश्वर से। कौन जगह जाओगे? राजनोता के पास में। कौन सा? राजनोता। राजनोता कहाँ पड़ता है? तो पैदल ही जाओ। नलदेश्वर से। कितने लोगों ने उठाई है कावड़? 11 कावड़। 11 कावड़। तो कितने दिन में पहुँच जाओगे आप अपना? कितने दिन में पहुँच जाओगे? हाँ जी। और अब खबर अकबरपुर से, जहां खेड़का ग्राम पंचायत के मुख्य मार्ग पर लंबे समय से सड़क निर्माण नहीं हो पाया है। ऐसे में करीब 1 किलोमीटर तक कीचड़ और गंदगी जमा है। बारिश के दिनों में स्थिति और खराब हो जाती है। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले करीब 7-8 वर्षों से गांव के मुख्य मार्ग की स्थिति खराब है। चुनाव के समय जनप्रतिनिधि गांव में आकर विकास के बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद समस्या की ओर ध्यान नहीं दिया जाता। ग्रामीण विनोद ने बताया कि इस संबंध में कई बार जनप्रतिनिधियों से मिलकर समस्या बताई गई।
साथ ही ग्राम पंचायत की ओर से भी कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया जा रहा है। ग्रामीण जगदीश कुमार और सुशीला के अनुसार स्कूली बच्चों और अन्य लोगों की आवाजाही भी अब मुश्किल हो गई है। उन्होंने प्रशासन और ग्राम पंचायत से जल्द सड़क निर्माण कराने और जल निकासी की व्यवस्था कराने की मांग की है। वहीं सरपंच रामू ने बताया कि ग्राम पंचायत द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति से पाइपलाइन डालकर पानी की निकासी की जाएगी। छोटा बच्चा न लेके गोबर लेके गिर पड़े जाकर तालाब भरा पड़ो। कोई इतनी सुनावनी कही है, कोई सुनावनी ना ली। पंचायत में जाकर कई बार बोल दी तो कोई भी सुनावनी ना ले रहे। सरपंच कह रहा है 1 महीना 2 महीना ऐसे करते करते कोई 2 साल हो गए करते करते। स्टैंड से खेड़का के लिए मैल आ रहा है, जो अहमदपुर खेड़का के लिए निकल रहा है। इसको करीब 8-10 साल से ये रास्ता बार बार सरपंच सेक्रेटरी इन्होंने कहा कम करवा देंगे। इसका बजट पास, जूली साहब MLA रह चुके, इसका बजट पास करवा दिया पर काम नहीं हो पाया। इसमें बार बार में जयन वगैरह आते हैं और इसकी न पैमाई सर ये करवा ले जाते हैं, काम नहीं करवाते हैं कोई भी। कितने साल से समस्या? ये 8-10 साल के बाद में रोड ही नहीं बना। एक खेड़ का ग्राम है, इसमें रोड्स की नाली की कोई व्यवस्था नहीं है। पिछले हम कई सालों से 5-7 सालों से कंप्लेंट दर्ज कराते आ रहे हैं। ग्राम विकास अधिकारी को, वीडियो को, सबको बता दिया। हमने CO नगर उसमें CO ऑफिस में भी बता दिया था कि हमारे रोड्स नहीं है। और पिछले जो हमारे यहाँ के लोकसभा सांसद माननीय भूपेंद्र यादव जी की जो टीम आई थी चुनाव से पहले कि हम यहाँ का रोड्स वगैरह सब कुछ बना देंगे, यहाँ पे क्या क्या तकलीफ है उन्होंने नोट करी थी। तो हमने उनके आदमियों को भी अवगत कराया, लेकिन उन्होंने आज तक नहीं सुनी, कोई काम नहीं हुआ। अब यहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट है राजस्थान में और कांग्रेस का विधायक है जो हाल में नेता प्रतिपक्ष भी है, लेकिन आज तक किसी ने भी यहाँ इस गांव की सुध नहीं ली। इब्तिदा संस्था द्वारा संचालित महिला भूमि साक्षरता परियोजना के तहत बुधवार को उमरैन एवं मालाखेड़ा पंचायत समिति के जनप्रतिनिधियों के लिए कार्यशाला की गई। समन्वयक मंजू यादव ने बताया कि परियोजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं, किशोर किशोरियों एवं समुदाय को भूमि अधिकारों, भू स्वामित्व और भूमि से जुड़े दस्तावेजों और प्रक्रियाओं की जानकारी देना है। कार्यक्रम के तहत जमाबंदी, खसरा, खाता नंबर, नामांतरण, गिरदावरी और विरासत की भूमि सहित राजस्व अभिलेखों की जानकारी दी जा रही है। उधर इब्तिदा संस्था के प्रतिनिधि अमरदीप सैनी ने कहा कि जमीन आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण और मूल्यवान संपत्तियों में से एक है। ऐसे में महिलाओं को भूमि पर अधिकार मिलने से उनकी आर्थिक सुरक्षा के साथ साथ सामाजिक स्थिति भी मजबूत होती है। कार्यक्रम में कार्यकारी निदेशक यतेश यादव, पाणिनी भट्ट, भंडवाड़ा सरपंच अम्मू, ताराचंद, पूर्ण और शमशेर आदि मौजूद रहे। मिनी सचिवालय से आए कानून को सुनील एवं पटवारी दिलीप ने भी प्रतिभागियों को राजस्व संबंधी प्रक्रियाओं की जानकारी दी। अलवर जयपुर मार्ग पर खुशालगढ़ से आगे सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से पैचवर्क कार्य शुरू कर दिया गया है। जगह जगह बने गड्ढों को दुरुस्त कर मार्ग को सुगम बनाने का काम किया जा रहा है। गौरतलब है कि खुशालगढ़ से सरिस्का तक सड़क मार्ग पर कई जगह गड्ढे होने से दुर्घटना का खतरा बना हुआ था। वहीं सितंबर माह में भर्तरी और पांडुपौल मेले का आयोजन होना है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। सार्वजनिक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता मुस्ताक खान ने बताया कि भर्तरी पांडुपौल मेले को देखते हुए सड़क पर पैचवर्क का कार्य करवाया जा रहा है। बड़ौदा में स्थित जोहड़ वाले हनुमान जी मंदिर से सोमवार को सालासर बालाजी महाराज के लिए डाक ध्वज यात्रा रवाना हुई। यात्रा में 45 सदस्यीय श्रद्धालुओं का दल शामिल है। रवाना होने से पूर्व श्रद्धालुओं ने मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना कर बालाजी महाराज का आशीर्वाद लिया। ध्वज हाथों में लेकर श्रद्धालु जयकारे लगाते हुए सालासर धाम के लिए रवाना हुए। यात्रा में शामिल श्रद्धालु सालासर बालाजी धाम पहुंचकर बाबा के दरबार में ध्वज अर्पित कर क्षेत्र की सुख समृद्धि एवं खुशहाली की शांति की कामना करेंगे। भक्त राहुल बना ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। जयपुर डिस्कॉम भिवाड़ी के अधीक्षण अभियंता रूप सिंह गुर्जर ने सोमवार को खैरतल में किशनगढ़ बास खंड के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक में क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने, किसानों को दिन के समय गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति और विभागीय कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। अधीक्षण अभियंता ने बताया कि बकाया विद्युत राशि की प्रभावी वसूली पर विशेष जोर भी दिया जा रहा है। साथ ही विद्युत चोरी पर प्रभावी अंकुश लगाने की हिदायत दी। बैठक में संपर्क पोर्टल पर लंबित परिवादों की भी विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में वृत्त लेखाधिकारी, सहायक लेखाधिकारी, अधिशासी अभियंता और किशनगढ़ बास खंड के सभी सहायक अभियंता उपस्थित रहे।
टहला तहसील स्थित नारायणी माता चौराहे से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम पावटा स्थित है। यह कई दर्जनों गांव, ढाणियों एवं धार्मिक स्थलों सहित टहला, राजगढ़ और बांदीकुई को जोड़ता है। लेकिन इस सड़क के क्षतिग्रस्त होने, गड्ढों में पानी भरने और अधूरे निर्माण कार्य के चलते स्थानीय लोगों में रोष व्याप्त है। राहगीरों का कहना है कि आए दिन इन गड्ढों में गिरकर लोग घायल हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन तथा स्थानीय विधायक इस गंभीर समस्या को लेकर उदासीन बने हुए हैं। पावटा सड़क का डामरीकरण कार्य लंबे समय से अधूरा पड़ा हुआ है। मैं खड़ा हुआ हूँ टहला तहसील के पावटा गाँव में। यह सड़क है जो कोलाबाद से अंदर होकर नारायणी माता को जोड़ती है। यह सड़क कई जगह गड्ढे भी है, आगे वो पता नहीं कैसे हो गए, लेकिन यहाँ ये सड़क यहाँ तक, ये जो लाइन दिख रही है यहाँ तक के आगे गांव है पावटा, जिसे छोटा पावटा बोलते हैं। वहाँ आगे गांव पावटा है। वहाँ का हाल इतना बुरा है, ऊपर वीडियो में देख लो चाहे आप, है ना, इतना बुरा है वहाँ पर। मैं अभी गिर के आया हूँ तभी आगे वीडियो बनाया। तो मैं एमएलए साहब से यही रिक्वेस्ट है कि अगर जो ये पैसा आपने ले लिया, ये कहाँ यूज किया, इतना ही क्यों बनाया? आगे गाँव है, वो नारायणी माता को जोड़ता है, वो कहाँ गया? 6 महीने से काम, 1 साल होने को आ गए, लेकिन ये अभी काम नहीं बढ़ा हुआ। क्यों नहीं बढ़ा हुआ? यहाँ पे जो मजदूर थे वो भी बोल रहे थे कि हमें पैसे नहीं मिले। अलवर के गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय में स्वाधीनता दिवस पर अनेक आयोजन हुए। झंडारोहण के साथ एनसीसी कैडेट्स द्वारा प्राचार्य को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्राचार्य सत्यभान यादव ने राष्ट्र के प्रति, अपने अधिकार एवं कर्तव्यों के प्रति सभी को जागरूक करते हुए आह्वान किया कि सभी महाविद्यालय के विकास में अपना भरपूर योगदान दें। इसके अलावा सभी अपने जन्मदिन पर कम से कम 1 पेड़ अवश्य लगाएं। उन्होंने यह भी कहा कि केवल नारे लगाने से देशभक्ति का प्रगटीकरण नहीं होता, बल्कि अपने कर्तव्यों के प्रति सजगता व सहयोग से राष्ट्रभक्ति की अभिव्यक्ति होती है। इस मौके पर अनेक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गईं। वहीं छात्रा कशिश अरोड़ा ने ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी से लेकर वर्तमान भारत की सांस्कृतिक विरासत पर प्रकाश डाला। इसके अलावा प्राचार्य सहित वरिष्ठ संकाय सदस्य डॉक्टर मधुबाला शर्मा ने श्रेष्ठ कर्मचारियों को सम्मानित किया। छात्राओं को भी पुरस्कार राशि प्रदान की गई, जबकि संचालन डॉक्टर धनंजय सिंह ने किया। किशनगढ़ बास स्थित आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्वाधीनता दिवस कार्यक्रम में देशभक्ति से ओतप्रोत प्रस्तुतियां दी गई। प्रधानाचार्य सुभाष सिंह नरूका ने राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने एवं देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने का संदेश दिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा मंडल अध्यक्ष मनोज मित्तल रहे और विशिष्ट अतिथि महामंत्री जय सिंह सरदार थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जगदीश खुराना ने की, जबकि मंच संचालन अशोक सैनी ने किया। मीडिया प्रभारी अनिल सैनी ने बताया कि समारोह में स्थानीय प्रबंधन समिति के संरक्षक हरमेश खुराना, वरिष्ठ उपाध्यक्ष संतोष गोयल, व्यवस्थापक अनिल खुराना सहित मान सिंह और उमेश वशिष्ठ आदि उपस्थित रहे। और चलते चलते एक बार फिर से नजर आज की हेडलाइंस पर। लॉटरी निकाल वार्डों में तय किया आरक्षण और दावेदारों की रही निगाहें। मिनी सचिवालय में अलवर नगर निगम के 65 वार्डों की निकली लॉटरी, नए परिसीमन के अनुसार होगा निर्वाचन। स्कूल बस की टक्कर से गंभीर घायल युवक ने इलाज नहीं मिलने पर तोड़ा दम। गुरगचका गांव के पास हुआ हादसा। एक ही रात में 3 घरों से 60 लाख के नकदी जेवर के पार। थानागाजी के राजपुरा जागीर गांव में हुई चोरियां। वहीं संजय नगर से शातिर ने फिर पार की बाइक और युवक को कुल्हाड़ियों से गंभीर घायल कर लूटा मोबाइल। भिवाड़ी के बनवण गांव में हुई वारदात। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।